दंगे भड़कने के 1 महीने बाद उत्तर प्रदेश सरकार हरकत में आई है। प्रशासन ने दंगा भड़काने के लिए 9 नेता समेत कुल 16 लोगों के खिलाफ वारंट जारी किया है। इसमें बीजेपी, बीएसपी और कांग्रेस के नेता शामिल हैं। बीजेपी विधायक संगीत सोम और भारतेंदु, पूर्व बीजेपी विधायक उमेश, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत और नरेश टिकैत, बीएसपी सांसद कादिर राना, बीएसपी विधायक नूर सली राना और जमील अहमद, कांग्रेस के पूर्व मंत्री सैदुल जमा समेत कुल 16 लोगों के खिलाफ वारंट जारी हुआ है। इन सभी नेताओं पर भड़काऊ भाषण देकर भीड़ को हिंसा के लिए भड़काने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक फिलहाल कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है, लेकिन 2 दिन के भीतर कार्रवाई की जाएगी। मुजफ्फरनगर में दंगा भड़काने के आरोपी बीजेपी विधायक की गिरफ्तारी को लेकर यूपी विधानसभा के सामने बुधवार को जमकर ड्रामा हुआ। दंगे के लिए जिम्मेदार 16 आरोपियों के खिलाफ वारंट जारी करने के बाद मुजफ्फरनगर पुलिस जब यूपी विधानसभा के सामने बीजेपी विधायक संगीत सोम और कुमार भारतेंदु को गिरफ्तार करने के लिए पहुंची तो उन्हें बीजेपी कार्यकर्ताओं के विरोध का सामना करना पड़ा। उमा भारती ने चेतावनी दी कि गिरफ्तारी के बाद हालात बिगड़े तो इसकी जिम्मेदारी अखिलेश सरकार की होगी। अगर कोई दुष्परिणाम आएंगे तो इसके लिए पूरी तरह से अखिलेश यादव की सरकार जिम्मेवार होगी। देश के सबसे बड़े वकीलों में शुमार राम जेठमलानी भी बुधवार को आसाराम को सलाखों से बाहर नहीं ला पाए। आसाराम की जमानत की याचिका पर सुनवाई फिर से टल गई और अब इस याचिका पर 1 अक्टूबर को सुनवाई होगी। यानी अगले 12 दिन आसाराम उन्हीं सलाखों के पीछे रहेंगे जिससे बाहर निकलने की छटपटाहट उनके चेहरे पर साफ देखी जा सकती है। निचली अदालत ने आसाराम को 30 सितम्बर तक न्यायिक हिरासत में भेजा है, यानी कम से कम 30 सितम्बर तक तो आसाराम अभी जेल में ही रहेंगे। After the public prosecutor's argument, because we want to file more evidence. जोधपुर की अदालत में अभियोजन पक्ष के वकील के दलील में आसाराम का एक और सच सामने आया है। दलील में कहा गया कि आसाराम ने पीड़िता को आकर्षित करने के लिए क्या क्या नहीं किया। पहले उसे कई सपने दिखाए और फिर षड्यंत्र रचकर अपनी कुटिया बुलाया। हद तो तब हो गई जब खामोश रहने के लिए धमकियां भी दी गई। आसाराम ने पीड़िता से कहा था कि तुम बीएड कर लो, तुम्हें गुरुकुल का प्रिंसिपल बना दूंगा। अफसर और नेता तो मेरे पैरों में गिरते हैं, सीए बनकर क्या करोगी। वकील की दलील के मुताबिक हरिद्वार में भी आसाराम ने पीड़िता को आकर्षिक करने के लिए कई गुल खिलाए। अभियोजन पक्ष के वकील ने उन बयानों को भी पढ़ा जो आसाराम ने पुलिस को दिया था। बयान में आसाराम ने कबूल किया था कि वो पीड़िता के साथ मन्नई आश्रम में अकेले मिले थे। क्या आप जानते हैं कि आसाराम का मोबाइल किसके पास रहता है? आसाराम का मोबाइल नंबर क्या है जिसके जरिए आसाराम ने पीड़िता को छिंदवाड़ा से दिल्ली और फिर दिल्ली से जोधपुर बुलाया था? ये एक ऐसा नंबर है जो आसाराम के नाम पर है, लेकिन ये नंबर उसके रसोइये के पास रहता है। रसोइया बदलता रहता है लेकिन नंबर नहीं बदलता। आसाराम का मोबाइल नंबर 9321-00। इसी नंबर से आसाराम की लगातार बात होती रहती थी, लेकिन मोबाइल हमेशा उनके रसोइये के पास रहता है। अदालत में मामले की इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने इसकी जानकारी दी। दरअसल शिवा शिल्पी से होते हुए कोई बात जब आसाराम के कानों तक पहुंचती थी तो जरिया यही नंबर होता था। राजस्थान में गहलोत सरकार में मंत्री बाबूलाल नागर पर लगे रेप के आरोप मामले में सीबीसीआईडी ने पीड़िता का बयान रिकॉर्ड कर लिया है। सीबीसीआईडी क्राइम ब्रांच ने मामले की जांच बुधवार से शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक सीबीसीआईडी ने महिला के उस कपड़े को भी बरामद कर फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है जो घटना के दौरान वो पहनी हुई थी। सीबीसीआईडी क्राइम ब्रांच के एडिशनल एसपी को इस मामले की जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जयपुर को सोडला पुलिस स्टेशन में बाबूलाल नागर के खिलाफ 35 साल की महिला ने रेप करने और धमकाने के आरोप में एफआईआर दर्ज करवाया था, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच सीबीसीआईडी को सौंपा है। राजकोषीय और चालू खाते के घाटे से जूझ रही सरकार ने खर्च में कटौती के लिए उपाय ढूंढ लिए हैं, जिसके तहत 5 सितारे होटलों में सरकारी बैठकों और अधिकारियों के एग्जीक्यूटिव क्लास की विमान यात्रा पर रोक लगा दी गई है। सरकार ने खर्च में किफायती के ऐसे कई उपाय कर गैर योजना व्यय में 10% कमी का लक्ष्य रखा है। चालू वित्त वर्ष 2013-14 में राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 4.8% पर सीमित रखने के मकसद से वित्त मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों और विभागों को निर्देश दिया है कि वे नए वाहन नहीं खरीदें, नए पदों का सृजन न करें और पिछले 1 साल से ज्यादा समय से खाली पदों को न भरें। वित्त मंत्रालय के निर्देशों का मनीष तिवारी ने स्वागत किया है। मनीष तिवारी ने कहा कि सरकार घाटे से उबरने के लिए ऐसे कदम समय समय पर उठाती रहती है। फिजूल खर्ची को रोकने के लिए वित्त मंत्रालय इस तरह के फैसले लिया करती है, जिसका सकारात्मक तरीके से सभी सेक्टरों को स्वीकार करना चाहिए। ये सरकार समय समय पर फिजूल खर्ची रोकने के लिए ऐसे फैसले लेती है।
हैदराबाद रैली की तर्ज पर ही भोपाल में 25 सितंबर को होने वाली रैली के लिए मोदी दर्शन के लिए 5 रुपए वसूले जाएंगे। 25 सितंबर को होने वाली महारैली में मोदी भी आ रहे हैं, जिसके मद्देनजर कार्यकर्ताओं के लिए 5 रुपए का टिकट रखा गया है। हालांकि बीजेपी इस रैली के लिए कई महीनों से सक्रिय थी और लगभग 5 लाख लोगों की भीड़ जुटाने का इंतजाम भी कर लिया गया था, लेकिन अब इस भीड़ का इस्तेमाल मोदी की लोकप्रियता भुनाने के लिए किया जाएगा। इस रैली में पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह, लाल कृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज भी हिस्सा लेंगे। 5 रुपए दे रहा है तो उससे अपना पंजीयन उसका हो रहा है। वहाँ पर मंडल शाह एक रजिस्टर मेंटेन किया जा रहा है, उसमें उनके कार्यकर्ता का नाम, उसका पता, और हम प्रयास कर रहे हैं कि उसका मोबाइल नंबर, फोन नंबर हमारे पास आ जाए। पश्चिम बंगाल के बस संचालक आज से 2 दिनों की राज्यव्यापी हड़ताल पर जा रहे हैं। वहीं राज्य के परिवहन मंत्री मदन मित्र ने कानून व्यवस्था में किसी तरह की समस्या आने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। मित्र ने हड़ताली बस संचालकों पर सीपीएम के साथ मिलकर काम करने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार इस तरह के गुंडों से निपटना जानती है। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि अगर बस संचालकों ने कानून व्यवस्था को अपने हाथों में लिया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं इससे पहले मित्र ने कहा था कि बस सेवा चलाना लाभदायक नहीं तो वो अपना परमिट सरेंडर कर दे, जिसे नए आवेदकों को दिया जाएगा। दिल्ली के एलएनजेपी हॉस्पिटल में देर रात महिला सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर के साथ मारपीट हुई। डॉक्टरों के मुताबिक उनके साथ मारपीट की गई।